कहिए कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं ना? देवेंद्र नाथ महतो तो धमाल मचाए हुए हैं, धमाल। आने उनके विरोधियों को समझ में ही नहीं आ रहा है गेंद जा किधर रही है और पिच का मिजाज कैसा है। बॉल टर्न होगी, बॉल सीधे सीधे विकेट पे लगेगी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। दरअसल देवेंद्र नाथ महतो लगातार चौका और छक्के की बरसात कर रहे हैं और उनके विरोधी समझ नहीं पा रहे हैं कि गेंद किधर जाने वाला है और यही उनकी मुसीबत है। अब याद कीजिए बापू बाटका। बापू बाटका से ही तो शुरुआत हुई थी छात्र आंदोलन की। और जब बापू बाटका में शुरुआत हुई थी तो आंसू के लोग भी थे, आयशा के लोग भी थे और कहीं भी यह विवाद नहीं था कि इसका नेता कौन होगा। लेकिन वही आंदोलन जब जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचा तो चेहरे की लड़ाई शुरू हो गई और देवेंद्र नाथ महतो को धकियाने की कोशिश होगी। लेकिन उस वक्त भी देवेंद्र नाथ महतो ने एक चौका मार दिया, चौका का कहें छक्का मार दिया था। जब तक उनके विरोधी कुछ समझते उसके पहले देवेंद्र नाथ महतो ने आमरण अनशन की शुरुआत कर दी थी। और आमरण अनशन की शुरुआत या इसकी खबर जैसे ही विरोधी खेमे को लगी सन्नाटा पसर गया, क्योंकि कोशिश तो यही थी ना कि इस आंदोलन का चेहरा देवेंद्र नाथ महतो नहीं बने। लेकिन हुआ क्या, देवेंद्र नाथ महतो को तो सोनम वांगचू बताया जाने लगा और मीडिया की सुर्खियों में आ गए। बीबीसी जैसी संस्थान, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उनका इंटरव्यू करने लगी। यह कोई सामान्य सी बात थी क्या? और क्या यह उनके विरोधियों को हजम होती? तो एक चौका तो या एक छक्का तो उन्होंने वहां मारा। और जब सीएम हेमंत से वार्ता हुई या उनके मंत्रियों से वार्ता हुई और उसके बाद शुक्रिया हेमंत, आभार यात्रा की शुरुआत हो गई। और अभी अभी आभार यात्रा करने निकले ही थे, कुछ लोग हजारीबाग पहुंचे थे, कुछ दूसरे जिलों में पहुंचे थे। तैयारी यह चल रही थी कि हर जिले से आभार यात्रा निकाली जाएगी और जब तक आभार यात्रा निकाली जाती तब तक देवेंद्र नाथ महतो ने या हाई कोर्ट ने उस फैसले पर ही रोक लगा दी। फिर सन्नाटा पसरा और देवेंद्र नाथ महतो उसी आनन फानन में दौड़ते आए और उन्होंने घोषणा कर दी अब नेमरा से नई यात्रा की शुरुआत हो। जी हां, मैं बात कर रहा हूं भर्ती सुधार यात्रा की। एक तरफ आभार यात्रा और दूसरी तरफ भर्ती सुधार यात्रा। आप दोनों में कंट्राडिक्शन नहीं देख रहे हैं? कहां तो सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया जाना था और कहां अब भर्ती सुधार यात्रा से सीएम हेमंत को, जेएमएम को, सरकार को कटघरे में खड़ा करने की तैयारी चल रही है। और स्थान क्या चुना गया? सियासत में झंडे का, रंग का, नारों का अपना महत्व होता है, क्योंकि यही नारे और यही झंडे आपके राजनीतिक तासीर और राजनीतिक सोच को सामने लाती है। इसी से पता लगता है कि आप कौन सा या कौन सी राजनीति की ओर बढ़ने वाले हैं। दरअसल झारखंड की जो अब तक पॉलिटिक्स रही है और जिस तरीके से स्टूडेंट मूवमेंट सामने आया, जो उनके विरोधी संगठन थे, जो उन देवेंद्र नाथ महतो के विरोधी खेमा था, उसे यह समझ में ही नहीं आया कि झारखंड की मिट्टी की तासीर क्या है, मिट्टी का मिजाज कैसा है। वे समझ नहीं पाए। वे उसी सोच के साथ इस छात्र मूवमेंट को चलाने की कोशिश करते रहे और यही उन्हें असफलता हाथ। जिसे कोई नहीं समझा उसे देवेंद्र नाथ महतो ने समझ। देवेंद्र नाथ महतो ने समझ लिया कि यदि झारखंड में सियासत करनी है, झारखंडियों के दिल में स्थान बनाना है, झारखंड की मिजाज के साथ राजनीति करनी है, तो हमें गुरु जी के चरणों में नतमस्तक होना होगा। याद है ना झारखंड मूवमेंट का पूरा आंदोलन यही मियां महतो मांझी के साथ ही तो उसकी रणनीति चलती थी। इसी तिकड़ी के साथ तो झारखंड आंदोलन सफल हुआ था। तो देवेंद्र नाथ महतो ने यह साफ कर दिया कि वह झारखंड के मिजाज के साथ हैं और जिस तरीके से नेमरा को चुना उसका एक दूरगामी लक्ष्य था, एक बड़ा संदेश था। वह संदेश था झारखंडियों के लिए और वह संदेश था अपने विरोधियों के लिए।
अपने विरोधियों के लिए, इसलिए कि उनके विरोधी उस पीच को नहीं समझ सके जो झारखंड का सियासी पीच है। और झारखंड का सियासी पीच है मियां, महतो और मांझी। और इसी टिकड़ी के सहारे झारखंड में सियासत चलती रही है, बनती रही है, बिगड़ती रही है। गुरु जी के बारे में अब तक जो धारणा रही और जिस तरह से जेएमएम की ओर से दावा किया जाता रहा, गुरु जी हमारे हैं। ये दावा स्वाभाविक भी था, क्योंकि गुरु जी के लेगेसी या सीएम हेमंत के पास है, हालांकि कई ऐसे चेहरे हैं जो उस लेगेसी पर दावा करने की बात करते रहे हैं, और कई ऐसे चेहरे भी झारखंड की सियासत में हैं जो गुरु जी को उस रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, या गुरु जी का जो एक महान व्यक्तित्व के रूप में सामने आए हैं, या उनकी महानता उन्हें अखरती है। लेकिन वे तमाम चेहरे देख लीजिए, आज झारखंड के सियासत में बियाबान में है, सियासी बियाबान में है। आपको वे तमाम नारे लगाते मिलेंगे, अपने आंदोलन की कहानियां सुनाते मिलेंगे, यह कहते मिलेंगे कि झारखंड उन्होंने लड़के लिया है। लेकिन सियासी हकीकत क्या है और चुनावी हकीकत क्या है, वे सब कहीं न कहीं मैदान में दूर खड़े दिखाई देते हैं। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है, और देवेंद्र नाथ महतो ने नेमरा को ही क्यों चुना, इसको समझने के लिए जरूरी है। आप याद कीजिए, झारखंड में 14 वर्षों तक या 13 वर्ष कुछ महीने तक भाजपा की सरकार रही, भाजपा के तमाम मंत्री बने, सीएम बने, लेकिन सीएम बनने के पहले वे किसका चरण स्पर्श करते थे? गुरु जी का। यहां तक कि जिस रघुवर दास को छत्तीसगढ़िया बताया गया, वह रघुवर दास भी सीएम बनने के बाद और राजभवन से जब लौटे तो किसके पास गए? गुरु जी के पास गए। आपको याद होगा, सीएम हेमंत की मां दिसुम गुरु की अर्धांगिनी रूपा सोरेन ने क्या कहा था? मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा। आप समझ सकते हैं, जिस रघुवर दास को छत्तीसगढ़िया बताया जाता रहा है, उस रघुवर दास ने भी समझ लिया था कि झारखंड की सियासत करनी है, यदि झारखंड के आदिवासी मूलवासियों की सियासत करनी है, झारखंड की मिजाज के साथ राजनीति करनी है, तो एक ही रास्ता है और एक ही चेहरा है, गुरु जी। और गुरु जी के चरणों में वे झुकते नजर आए, झुके और चेहरे भी झुके, लेकिन रघुवर दास भी झुके, और वही रघुवर दास झुके जिन्हें जेएमएम की ओर से कहा गया वे छत्तीसगढ़िया हैं, और उसी चेहरे को रूपा सोरेन ने अपना बेटा बताया। यह होता है गुरुजी होने का महत्व। गुरुजी इतनी छोटी सोच के व्यक्ति नहीं थे। गुरुजी का मतलब ही महान व्यक्तित्व, वह व्यक्तित्व जिसके साये में आज झारखंड एक बड़ा सपना देख रहा। गुरुजी सिर्फ जेएमएम के नहीं है, गुरुजी जेएमएम के भी हैं, लेकिन गुरुजी उन तमाम संगठनों के हैं, वे तमाम लोगों के हैं जो इस झारखंड की मिट्टी से प्यार करते हैं। वे आंसू के भी हैं, वे भाजपा के भी हैं, वे आदिवासियों के भी हैं, वे मूलवासियों के भी हैं, वे महतो के भी हैं, वे यहाँ के मुस्लिम समुदाय के भी हैं। गुरुजी का यही तो व्यक्तित्व था। तो देवेंद्र नाथ महतो ने एक बड़ी पॉलिटिक्स की शुरुआत कर दी, क्योंकि जेएमएम की ओर से तो यही दावा किया जाता रहा कि गुरुजी हमारे हैं। देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि नहीं, गुरुजी हमारे भी हैं। वे नहीं कहें कि गुरुजी हमारे हैं, देवेंद्र नाथ महतो ने कहा गुरुजी हमारे भी हैं, और यही सही शब्द है। गुरुजी के पूरे व्यक्तित्व को किसी व्यक्ति के साथ और किसी पार्टी के साथ जोड़ना अब मुश्किल है, नामुमकिन है। और जैसा कि मैं शुरू में कहा, मियां, महतो, मांझी, देवेंद्र नाथ महतो खुद ही महतो समुदाय से आते हैं, तो उन्हें अपने को महतो नेता के रूप में स्थापित करने की कोई चुनौती नहीं थी। वे चाहते तो विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा से भी इसकी शुरुआत कर सकते थे, लेकिन उन्हें एक विस्तार देना था, यह साबित करना था कि नहीं, झारखंड की जो पॉलिटिक्स रही है मियां, महतो, मांझी की, हमें उसी दिशा में आगे बढ़ना है। महतो तो हम हैं, लेकिन आदिवासी समुदाय से हम दूर नहीं हैं। आदिवासी समुदाय का सेंटीमेंट को भी हम समझते हैं, मूलवासी समाज के सेंटीमेंट को भी समझते हैं, और झारखंडी मिजाज को भी हम समझते हैं। यही एक संदेश था, शायद यही कारण था और यही सोच थी। हालांकि कुछ लोग कह सकते हैं नहीं, ये सारी धारणा गलत है, क्योंकि देवेंद्र नाथ महतो
देवेंद्र नाथ महतो तो जेएमएम की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। बी टीम कहना आसान है, कहा जा सकता है, कई लोग कह रहे हैं कि आखिर यात्रा शुरू कहां से हुई? दिसुम गुरु से हुई, दिसुम गुरु के मलयार्पण से हुई, उनके चरण स्पर्श से हुई और आएगी कहां? सीएम हेमंत के पास। यानी दिसुम गुरु से शुरू और सीएम हेमंत पर समाप्त, यही है कुल पॉलिटिक्स। एक धारणा यह लोगों के बीच में बन रही है और कहा जा रहा है कि नहीं, यह कोई बड़ी लंबी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है। दरअसल सब कुछ सीएम हेमंत के इशारे पर किया जा रहा है, जेएमएम के इशारे पर किया जा, यह नैरेटिव फैलाने वालों की और इस नैरेटिव को लाने वालों की भी कमी नहीं है। लेकिन आप याद कीजिए, जब देवेंद्र नाथ महतो नेमरा पहुंचते हैं तब क्या होता है? नेमरा के ग्रामीण उसका विरोध करते हैं और देवेंद्र नाथ महतो के नेमरा के बाहर की सीमा पर गुरु जी की जो प्रतिमा लगी है, वहां से अपनी यात्रा की शुरुआत करनी पड़ती है। नेमरा के लोगों ने कहा हेमंत सोरेन सीएम होंगे, लेकिन वे हमारे मांझी बाबा हैं और मांझी बाबा के खिलाफ बगावत की शुरुआत उनके गांव से हो, यह नामुमकिन है। और नेमरा के लोगों ने एक साथ एक स्वर में देवेंद्र नाथ महतो का प्रतिकार किया, विरोध किया। यह उनकी सोच हो सकती है। नेमरा के लोग एक दूसरे नजरिए से सोच रहे थे। उन्हें गुरुजी तक देवेंद्र नाथ महतो पहुंचे, इससे कोई परहेज नहीं था। उनकी चिंता दूसरी थी। उनकी चिंता थी कि उनका बाबा, उनका मांझी बाबा के खिलाफ जिस यात्रा की शुरुआत हो रही है, उसमें वह उनके गांव से नहीं। एक सच यह भी है, लेकिन मैं जिसकी चर्चा कर रहा हूं और मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि देवेंद्र नाथ महतो ने एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। पहला मास्टर स्ट्रोक तब खेला था जब देवेंद्र नाथ महतो ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आमरण अनशन की घोषणा की थी और उसके बाद देवेंद्र नाथ महतो एक रॉक स्टार के रूप में स्थापित हो गए, जिसकी चर्चा मैं पहले भी किया। और अब जब जिस तरीके से उन्होंने नेवरा से यात्रा की शुरुआत की है, भर्ती अभियान यात्रा, और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि झारखंड के 24 जिलों से यह यात्रा निकलेगी, यह दूसरा मास्टर स्ट्रोक। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जो कुणबी समुदाय में भी हैं, जो गुरु जी के व्यक्तित्व को कम करने की कोशिश करते रहते हैं। सोशल मीडिया पर आप अक्सर देखते रहते होंगे, गुरु विनोद बिहारी महतो सबसे बड़ा नेता थे, गुरु जी तो उनके शिष्य थे। हाँ थे, कहां इससे इंकार है। विनोद बिहारी महतो की अपनी भूमिका रही है झारखंड मूवमेंट में और दिसुम गुरु की अपनी भूमिका रही है। और ये जब दोनों मिले तभी झारखंड के मूवमेंट ने गति पकड़ा। विनोद बिहारी महतो उस जमाने के सबसे पढ़े लिखे लोगों में थे। विनोद बिहारी महतो वकील थे। विनोद बिहारी महतो शिक्षा के महत्व को समझते थे। विनोद बिहारी महतो संगठन के महत्व को समझते थे और गुरुजी शिक्षा के महत्व को समझते थे, एजुकेशन के महत्व को समझते थे। उन्हें पता था कि आदिवासी समाज और यहाँ का जो मूलवासी समाज है, इसे यदि लंबी सियासत करनी है तो एजुकेशन की क्या भूमिका है। और इसीलिए विनोद बिहारी महतो ने कहा था, पढ़ो और संघर्ष करो। क्या बेहतर नहीं होता? आज मैं सोचने की मजबूर हूं, क्या बेहतर नहीं होता दिसुम गुरु की एक ऐसी प्रतिमा होती जिनके बगल में विनोद बिहारी महतो भी होते, निर्मल महतो भी होते और दूसरे तमाम चेहरे भी होते हैं जिन्होंने झारखंड के बनाने में, झारखंड के संघर्ष में अपना योगदान दिया है। और जिस तरीके से कुर्मी समुदाय के द्वारा, महतो समुदाय के द्वारा दिसुम गुरु के महत्ता को लेकर कुछ एक चेहरे ऐसे हैं जिनका एक अपना नजरिया है, उसी तरीके से ट्राइबल कम्युनिटी से आने वाले कुछ नेताओं का, और खासकर जो फेसबुक में ज्यादा लोकप्रिय हैं, पॉपुलर हैं, जिनके लंबे फैन फॉलोइंग है फेसबुक पर, ऐसे तमाम नेता विनोद बिहारी महतो के बारे में भी कुछ इसी तरह की टिप्पणी करते रहते हैं। मैंने पहले भी इसकी चर्चा की। उनका कहना है कि विनोद बिहारी महतो संगठन से अलग हो गए थे। सच है, अलग हो गए थे। जेएमएम के गठन के बाद अभी लड़ाई शुरू ही हुई थी, संघर्ष शुरू ही हुआ था कि विनोद बाबू ने बिहार मुक्ति मोर्चा का गठन कर लिया था। लेकिन दिसुम गुरु की महानता को समझिए। दिसुम गुरु ने कहा विनोद बिहारी जब तक हैं तब तक वे पार्टी के महासचिव रहेंगे। हालांकि बाद में जब उन्होंने बिहार मुक्ति मोर्चा का गठन किया तो अंतोगत्वा वे पार्टी से बाहर निकले और बाद में वे पार्टी में शामिल भी हुए। और जब वे पार्टी में शामिल हुए, यानी जेएमएम में शामिल हुए, तभी उन्हें चुनावी सफलता भी मिली।
दरअसल विनोद बिहारी महतो की सोच एक दूसरी सोच थी। आपने पूरे जीवन में विनोद बिहारी महतो को ये कुर्मी और एसटी स्टेटस के विवाद में फंसते नहीं देखा होगा। क्या आपने सुना कि विनोद बिहारी महतो ने कभी एसटी स्टेटस की मांग की थी? नहीं की थी। क्योंकि विनोद बिहारी महतो पिछड़ों की पॉलिटिक्स कर रहे थे। उनका एक अपना सपना था और एक सपना यह भी था कि बिहार में जिस तरीके से कुर्मी की आबादी है, झारखंड में जिस तरह से कुर्मी की आबादी है, यदि उस समय संयुक्त बिहार था, तो उस हालत में बड़ा कुर्मी चेहरा के रूप में, स्टॉलवर्ट के रूप में सामने आ सकते हैं और शायद इसीलिए बिहार मुक्ति मोर्चा का गठन भी किया था। हालाँकि विनोद बिहारी महतो का यह सपना बाद में पूरा हुआ और नीतीश कुमार के रूप में बिहार को एक सीएम मिला। हालाँकि उस वक़्त झारखंड अलग हो गया था और झारखंड के कई नेताओं को, कुर्मी नेताओं को इस बात का अफ़सोस भी रहता है कि शायद यह पहले हुआ होता तो बिहार और झारखंड बँटने की नौबत नहीं आती। नौबत इसलिए नहीं आती कि नीतीश कुमार को भी यहाँ एक बड़ा जनाधार मिल जाता। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो कहते हैं कि कुर्मी आदिवासी है या नहीं है। वो एक अलग मसला है, उस पर अलग से चर्चा की जा सकती है। मैं सिर्फ यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि विनोद बिहारी महतो पिछड़ों के नेता के रूप में अपने को एस्टैब्लिश्ड कर रहे थे, कुर्मी समाज के नेता के रूप में अपने को एस्टैब्लिश्ड कर रहे थे और उनका पूरा फोकस, पूरा जोर शिक्षा पे था, राजनीतिक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट पर था। तो दोनों अद्भुत, दोनों ही अतुलनीय थे, अद्भुत थे और महान व्यक्तित्व के धनी थे। और इसीलिए मैं कहता रहता हूं कि क्या बेहतर नहीं होता, कोई ऐसी प्रतिमा होती, ऐसा जगह होता जहां विनोद बिहारी महतो की भी प्रतिमा होती, निर्मल महतो की भी होती, दिसुम गुरु की भी होती। आपको याद है कुछ लोग रूढ़ियों की चर्चा करते हैं आदिवासी समाज में। वो कहते हैं आदिवासी समाज की पहचान उनकी रूढ़ियां हैं और ये वही लोग हैं फेसबुक पे लोकप्रिय हैं, जिनका फैन फॉलोइंग है। अब राजनीतिक रूप से उनकी कितनी पकड़ है मैं नहीं जानता। वे चुनावी अखाड़े में उतरेंगे तब उन्हें कितनी सफलता मिलेगी मैं नहीं जानता। लेकिन कहा जाता है रूढ़ियां। आपको पता है दिसुम गुरु मांस का सेवन नहीं करते थे, शराब नहीं पीते थे। अब पूछा जा सकता है जिस आदिम ट्रेट की बात होती है वो आदिम ट्रेट दिसुम गुरु में कहा था। अब मांस नहीं खाते हैं तो सीधा सा मतलब है शिकार से भी परहेज करते हैं। और शराब जैसे आदिवासी संस्कृति का हड़िया, जैसे आदिवासी संस्कृति का अंग माना जाता है, दिसुम गुरु ने तो उसका भी विरोध किया। तो उस ख्याल से जो लोग आज रूढ़ी रूढ़ी की बात कर रहे हैं, उस ख्याल से दिसुम गुरु क्या थे, आदिवासी थे नहीं थे, उन्हें भी विचार करना चाहिए, इसका जवाब देना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि झारखंड की सियासत मिट्टी में, झारखंड में जो पॉलिटिक्स करनी है तो उसका एक ही रास्ता है, विनोद बिहारी महतो, दिसुम गुरु, इन्हीं दोनों के रास्ते ही एक लंबी पॉलिटिक्स कर सकते हैं आप। झारखंड में भाजपा की तमाम सरकारें बनी पर वो इस रूप में रघुवर दास को छोड़ दें तो उस रूप में कभी भी टिकाऊ नहीं रही। कारण क्या था? भाजपा का मूल जनाधार क्या था? वह जनाधार यानी बाहरी आबादी। इसी रांची के बारे में कहा जाता है कि यहाँ 3 लाख सादा पट्टा पर आवास बने हुए हैं। तो इस तरीके की हकीकत तो दूसरे शहरों में भी है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले दिनों में झारखंड में जो ट्राइबल पॉलिटिक्स होता रहा है, जो आदिवासी मूलवासी पॉलिटिक्स होता रहा है, उस पे संकट मंडराता दिख रहा है। इसलिए भी रहा है कि एक बड़ी आबादी तो पहले ही बस गई है और एक बड़ी आबादी आएगी भी। जिस तरीके से यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, औद्योगिक रफ्तार पकड़ेगी, लोग आएंगे। और भाजपा के लिए यही यही वो वर्ग है, झारखंड की कुल आबादी का करीबन करीबन 30% हिस्सा है, जिसे भाजपा अपना मजबूत जनाधार मानती है और कांग्रेस भी उसी हिस्से को अपना जनाधार मानती है। यदि दोनों की देख ले तो बाहरी आबादी और स्वर्ण वोट, यही दोनों के बीच में का मजबूत जनाधार रहा है। दोनों ही इसका दावा करते रहे हैं कि बाहरी आबादी उनका है या ये जो स्वर्ण आबादी है उनका है। और कांग्रेस और भाजपा के बीच में इसी का रस्सी कसी चलता रहता है। लेकिन और सफलताएं भी मिलती है। सफलताएं इसलिए मिलती है कि करीबन करीबन 30% आबादी यहाँ बाहरियों की है, तो निश्चित रूप से उनके कारण सफलता मिलती है। लेकिन ये सफलता टिकाऊ नहीं होती। टिकाऊ तब होती है जब आदिवासी मूलवासी पॉलिटिक्स रफ्तार पकड़ती है और जेएमएम की सफलता का यही कारण है और भाजपा यही पिछड़ती नजर आती है।
आपने भाजपा के किसी नेता को दिसुम गुरु को इस रूप में याद करते सुना क्या? कांग्रेस के किसी नेता को? कांग्रेस के लिए नेहरू आदर्श हैं, हमारे भी आदर्श हैं, झारखंड के तमाम लोगों के भी आदर्श हैं, लेकिन झारखंड की हकीकत क्या है? झारखंड की हकीकत दिसुम गुरु है। भाजपा भाजपा के भी अपने अपने आइकॉन हैं, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हों, पंडित दीनदयाल हों, तमाम चेहरे हों, हैं वे आइकॉन हैं नेशनल पॉलिटिक्स के, लेकिन झारखंड की पॉलिटिक्स की हकीकत क्या है? दिसुम गुरु। लेकिन भाजपा ने कभी भी दिसुम गुरु को उस रूप में स्वीकार नहीं किया, और इसीलिए मैं कहता हूं कि देवेंद्र नाथ महतो ने एक बार फिर से मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। मास्टर स्ट्रोक खेल दिया कि जो बात भाजपा नहीं सोच सकी, जो बात कांग्रेस नहीं सोच सकी, और जाने दीजिए जो बात आसू नहीं सोच सकी, उसे देवेंद्र नाथ महतो ने समझ लिया। आसू भी चाहती तो अपने कई, आपको याद है क्या कभी किसी राजनेता ने नेमरा जा करके अपने किसी राजनीतिक प्रोग्राम का या किसी यात्रा की शुरुआत की है क्या? साल भर बीत के दिसुम गुरु के देहावसान के, किसी ने नहीं की। यह ख्याल तो देवेंद्र नाथ महतो को ही आया। हालांकि मैं दुरुस्त कर दूं, शायद किसी ने की हो, मेरे जेहन में नहीं है। यदि आपको याद आए तो जरूर बताइएगा। मुझे लगता है पहली बार किसी लड़के ने, किसी युवा ने दिसुम गुरु की धरती पर पहुंचने की सोच रखी है। उस सोच के पीछे आप कह सकते हैं वो सीएम हेमंत के बी टीम है। कहना आसान है, बहुत अच्छा नैरेटिव भी लगता है लेकिन यह सच भी है कि देवेंद्र महतो ने झारखंड की उस पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश की है जिसके बुत्ते लंबी राजनीति की जा सकती है। मैं बार बार कहता रहा हूं कि झारखंड में एक बाहरी आबादी बसती रही है, बस रही है, और आने वाले दिनों में सीएनटी एक्ट का क्या होगा? क्या सीएनटी एक्ट को अंग्रेजों का कानून बताते हुए समाप्त कर दिया जाएगा? इस पेटी का क्या होगा? क्या इसे भी कहा जा सकता है कि यह जो है एक पुरानी सोच है? पांचवी अनुसूची का जो सवाल है जिसके लिए आदिवासी समाज में बहुत सरबटाहट रही है, कहा जा सकता है धारा 370 के तहत के नजीर पर या उस रास्ते इसे भी समाप्त करने की घोषणा की जा सकती है। राजनीति में कुछ भी संभव है और कोई भी नैरेटिव फैलाया जा सकता है। कहा जा सकता है कि दुनिया आगे बढ़ रही है, 21वीं सदी की दुनिया है, 18वीं सदी की सोच के साथ हम आगे क्यों बढ़े? और जब इस नैरेटिव के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो सीएनटी भी अप्रासंगिक लगेगा, स्पेटी भी अप्रासंगिक लगेगा, और जब बाहरी आबादी की इतनी बसावट होगी तो पांचवी अनुसूची की अवधारणा भी अप्रासंगिक लगेगा। लेकिन मौजूदा इस और भविष्य में क्या होगा देखा जाना चाहिए, लेकिन मौजूदा और तल्ख हकीकत यही है कि झारखंड की राजनीति करनी है, झारखंड की मिट्टी की राजनीति करनी है, तो आपको विनोद बिहारी महतो के शरण में भी जाना पड़ेगा और दिसुम गुरु के भी चरणों में जाना पड़ेगा। और देवेंद्र नाथ महतो ने यही रास्ता अपना करके अपना मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। हालांकि देखना होगा जो जिस भर्ती अभियान की शुरुआत हुई है वह आगे क्या रंग बिखेरता है, क्या रंग लाता है। और हालांकि बहुत संभव है, अब जिस तरीके से सीबीआई की मांग दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में गई है, बहुत संभव है कि इस मामले में सीबीआई की एंट्री हो जाए। हो इसलिए जाए कि राज्य सरकार की ओर से दलील दी जा सकती है कि उसने 40, 45 या 50 अधिकारियों की फौज लगा दी है। वह कह सकती है कि 20 से 22 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वह कह सकती है कि नित्य दिन नए नए खुलासे हो रहे। तमाम चीजें सरकार की ओर से कहा जा सकता है, लेकिन चूंकि इसमें मल्टीपल एग्जाम उलझा हुआ है, सिर्फ 11वीं 12वीं और 13वीं जेपीएससी का मामला नहीं है, 14वीं जेपीएससी का मामला नहीं है, तमाम नियुक्तियों का मामला है, सीजीएल का भी मामला है। तो बहुत संभव है कि सुप्रीम कोर्ट से यह भी कहा जाए कि भाई सीआईडी की क्षमता सीमित है, उसके अधिकारी सीमित है, उसके पास उस रणनीति का या उतने कुशल अधिकारियों का अभाव है, इस नाते सीबीआई को देना उचित होगा। अब सीबीआई के तमाम जो काले अध्याय रहे हैं, उनके तमाम जो अतीत रहा है और अतीत में उसका असफलताएं रही है, वो तमाम चीजें आप गिना सकते हैं। किस तरह के देश में लगभग 117 या 18 पेपर लीक हुए, उसकी जांच इसी सीबीआई की ओर से चल रही है। आज में एक या दो से ज्यादा किसी में क्लोजर रिपोर्ट नहीं आई। ये तमाम चीजें कही जा सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट होता है और सुप्रीम कोर्ट में दलील कितनी काम आएगी देखने की बात होगी। लेकिन सीआईडी की अपनी
सीमा है, राज्य की एजेंसी है, सीबीआई नेशनल एजेंसी है, इस नाते निश्चित रूप से वह थोड़ी भारी नजर आएगी। तो देखना होगा, बहुत संभव है कि सीबीआई जांच की आदेश भी दे दिया जाए। लेकिन मैं बात कर रहा था देवेंद्रनाथ महतो, उनकी पॉलिटिक्स की। तो देवेंद्रनाथ महतो ने पहले आमरण अनशन करके मास्टर स्ट्रोक खेला और अब नेमरा से भर्ती सुधारो अभियान की यात्रा करके दूसरा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। और छात्र राजनीति के उनके जो विरोधी, जो इस मिट्टी को समझ नहीं सके, मिट्टी के तासीर को नहीं समझ सके, झारखंड के मनोमिजाज को नहीं समझ सके, इसमें उलझ कर रह गए। और जिस देवेंद्रनाथ महतो को मिटाने चले थे, सिमटाने चले थे, वह देवेंद्रनाथ महतो एक रॉक स्टार के रूप में सामने आ गया। और चलते चलते मैं यह भी बता दूं कि 2029 का लोकसभा चुनाव होना है। 2029 के लोकसभा चुनाव में रांची एक संसदीय सीट भी है। तो बहुत संभव है अब देवेंद्रनाथ महतो को रांची संसदीय सीट से एक बार फिर से जोर आजमाइश करते देखें, क्योंकि कई राजनीतिक दल हैं ऐसे जिनके पास चेहरे नहीं है। मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, इसलिए कि कांग्रेस की एक प्रक्रिया है, वहां हारने वाले को तब तक हराया जाता है, माने टिकट दिया जाता है, जब तक वह थक कर यह न कह दे नहीं भाई अब इससे ज्यादा हारना मेरे बस की बात नहीं है। तो कांग्रेस तो खैर विचार नहीं करेगी। दूसरे राजनीतिक दल हैं, तो देवेंद्रनाथ महतो का जो चेहरा बना है, ऑरा बना है, निश्चित रूप से 2029 में वह ऑरा किस रूप में इस्तेमाल होगा, क्या रांची संसदीय क्षेत्र में इस्तेमाल होगा, इस पर भी नजर बनी रहेगी। फिलहाल देवेंद्रनाथ महतो चौका मार रहे हैं, छक्का मार रहे हैं। अब विरोधियों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, गेंद इधर जा रही है, गेंद उधर जा रही है, वे घूम फिर रहे हैं और घूमते फिरते सीबीआई जांच की नारेबाजी में उलझे हुए हैं। और इस नारेबाजी के बीच में उन पर कई तरह के एलिगेशन भी लग रहे हैं। एलिगेशन ये लग रहे हैं कि ये कोचिंग माफियाओं का एक पूरा नेटवर्क है जो पहले पेपर लीक करवाता है। तो आपने देखा किस तरीके से तमाम कोचिंग संस्थानों पर छापेमारी की जा रही है। तो पहले पेपर लीक करवाओ, उसके बाद फिर से उस मुद्दे को गरमाओ और उस मुद्दे के नाम पर राजनीति करो, पैसे की वसूली करो। ये तमाम नैरेटिव भी सोसाइटी में चलती रहती है। आप ट्विटर खंगालो तो इस तरह के तमाम कहानियां आपको मिल जाएगी। कोई कहेगा इतना दिए, कोई कहेगा उतना दिए, लेकिन कुल अर्थ यही है कि देवेंद्रनाथ महतो को समझने में कई लोगों ने भूल कर दी और वह ऐसा जादूगर निकले जिनका जादू आज छात्र पॉलिटिक्स में बोल रहा है। शुक्रिया। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।